नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, हम कुछ दिनों से मौलिक अधिकार वाले ही चैप्टर को कर रहे हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, तो आज जो है हमारा मौलिक अधिकार वाला चैप्टर समाप्त आज हम कर देंगे, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट क्लास है मौलिक अधिकार का। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 33, 34 और 35 को। ठीक है, ये 3 आर्टिकल बचे हुए हैं, आज इनको हम कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 33 को, जो कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 33 जो है संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखना और उनके कर्तव्यों का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करना। ठीक है, सशस्त्र बल में जो लोग हैं, अब ये किन बलों पे लागू होता है या किन लोगों पे लागू होता है, तो उसमें आ जाते हैं सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और अन्य समान बल। अब सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल कौन होते हैं? सशस्त्र बल वो होते हैं जो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और युद्ध के समय राष्ट्र की रक्षा के लिए संगठित सशस्त्र और प्रशिक्षित बलों को सशस्त्र बल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? थल, नौ और वायु, ये तीनों सेना आ जाती हैं। जबकि अर्धसैनिक बल वे सशस्त्र बल होते हैं जो सैन्य बलों की सहायता करते हैं और मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा, आंतरिक शांति, आतंकवाद निरोध और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धसैनिक बल कहते हैं। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये किस प्रकार के बल हैं? अर्धसैनिक बल हैं। ठीक है, अब इसमें संसद की शक्ति क्या है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ संसद का है। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल को ये शक्ति नहीं प्रदान है कि वो आर्टिकल 33 से संबंधित कोई भी कानून बना सके। और ये संसद जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है इस कानून बनाकर। ठीक है, तो इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद ऐसा कोई भी कानून अगर बनाता है तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस संबंध में कुछ अधिनियम संसद ने बना रखे हैं, जैसे कि सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों का अधिकार आदि पर रोक लगाता है। आप यहाँ पे इसकी लिस्ट देख सकते हैं। जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, किन किन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाता है, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो किन किन पे प्रतिबंध लगाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगठन बनाने की सदस्यता बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार और सार्वजनिक बैठक एवं प्रदर्शन का अधिकार। अब बताया गया है कि सैन्य बलों के जो सदस्य होते हैं, इसका अर्थ होता है केवल सैनिक नहीं, कि ऐसा नहीं है जो केवल लड़ाई कर रहे हों, बल्कि सेना में कार्यरत अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार और दर्जी। इन लोगों को भी सेना में शामिल किया जाता है। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि सेना में और किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न आता है तो इन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। ये नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची ऐसे लोग नहीं हैं जो आम जिंदगी आम होते हैं, आम जो हमारे सोसाइटी में, बल्कि वो लोग होते हैं जो सेना में साथ साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब है आर्टिकल 32 से इसका अगर इसके संबंध की बात करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि जहाँ तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल, जैसे कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। ठीक है, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मतलब उसमें जाके आप अपील नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इसको रिट क्षेत्राधिकार से इसको बाहर किया गया है। ठीक है, अब है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 34 जो कि मार्शल लॉ और मूल अधिकार से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, मार्शल लॉ क्या था इसको समझेंगे। उसके पहले देखते हैं कि आर्टिकल 34 जो है मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। ठीक है, आर्टिकल 34 कौन सी स्थिति के लिए बना है? ऐसी स्थिति के लिए बना है जब कहीं पे भारत में किसी भी स्थान पे अगर मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ पे क्या करता है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 34 को लाया गया है। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने या पुनर्निर्मित करें। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ केवल किसके पास है? हमारे संसद के पास है। अब मार्शल लॉ का अर्थ क्या होता है? मार्शल लॉ का अर्थ होता है सेना का शासन, या फिर यूं कहें सामान्य प्रशासन की जगह सैन्य शासन। ठीक है, यह तब होती है असाधारण स्थिति की व्यवस्था है। संविधान में चूंकि इसकी परिभाषा नहीं दी गई है और इसको अंग्रेजी कानून से लिया गया है। ये कब लागू होता है? जब युद्ध हो, विद्रोह हो, दंगा हो या कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट जाए तब मार्शल लॉ लागू होता है। इससे फंडामेंटल राइट पे प्रभाव ये होता है कि फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। FR मीन्स फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार होता है। तो जहाँ भी मैं FR लिखी हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा मैं मौलिक अधिकार की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब सामान्य कानून लागू रहते हैं तो उस समय तो ये नहीं रहता मार्शल लॉ, लेकिन मार्शल लॉ के आने पे सामान्य कानून जो होता है वो लागू नहीं रहते हैं। नागरिक भी सैन्य कानून के अधीन है, नागरिकों को भी इस कानून के अधीन लाया गया है। ठीक है, यह जो होता है ये सैन्य कानून से अलग होता है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है कि कोई विशेष प्राधिकरण हो। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कीवर्ड याद रखिएगा कि आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण शक्ति मिल जाती है और भी अधिकारों पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं। ठीक है, जो मार्शल लॉ होता है किसी नागरिक को मृत्युदंड तक भी दे सकता है। यहाँ पे है नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ता है? नागरिकों पर सैन्य न्यायालय होता है वो जारी होने लगता है, सख्त दंड की व्यवस्था की जाती है और जो मार्शल कोर्ट होती है वो नागरिकों को मृत्युदंड भी दे सकती है। ठीक है, अब संसद की शक्ति क्या है इस संबंध में? संसद की शक्ति मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में होती है, दिए गए दंड आदेशों को भी वो क्रियान्वित कर सकता है। आर्टिकल 34 के तहत इसे वैध घोषित कर सकता है कि ये जो है जहाँ भी लागू हुआ है वो वैध है। ठीक है, और संसद द्वारा बनाया गया क्षतिपूर्ति अधिनियम केवल फंडामेंटल राइट उल्लंघन के आधार पर ही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो तो क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव आर्टिकल 35 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 35 में क्या आता है? कुछ फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 35 जो है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किसे? केवल संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं करता। केवल संसद को ऐसा कानून बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है। ये अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं होता। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकरूपता बनाए रहे।
ठीक है। क्योंकि अलग अलग जो राज्य विधानमंडल होते हैं अगर अपने तरीके से दंड की प्रक्रिया बनाने लगें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग दंड प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए इस संबंध में जो व्यवस्था है संसद बनाती है जिससे पूरे भारत में एकरूपता बनी रहे। अब किन मामलों में जो संसद के पास विधायी शक्तियां हैं जो कि राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, वो है आर्टिकल 16 सबसे पहले। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। ठीक है। अगर रोजगार या निवास की व्यवस्था करना है कहीं भी तो उस संबंध में जो कानून है वो केवल कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, ना कि राज्य विधानमंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि विधानमंडल इसमें कुछ कानून बना सकता है या नहीं, या इसमें विधानमंडल का क्या रोल है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें विधानमंडल का कोई रोल नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की सशक्त बनाना, ये भी किसके अधिकार क्षेत्र में है, ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है। ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, संसद के अधिकार क्षेत्र में है, ना कि राज्य विधानमंडल के। तीसरा हम देखते हैं सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना आर्टिकल 33 के तहत सिर्फ संसद की शक्ति से जुड़ी है। चौथा देखते हैं मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति से संबंधित कानून जो है आर्टिकल 34 के तहत केवल संसद बनाएगा, ना कि राज्य विधानमंडल। संसद के पास जो है, राज्य विधानमंडलों के पास ऐसी शक्ति नहीं है, को मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, जिसमें शामिल क्या होते हैं, अस्पृश्यता के लिए दंड आर्टिकल 17 के तहत। मतलब अगर आर्टिकल 17 हो गया, 23 हो गया, इनमें कोई अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो राज्य विधानमंडल इस पे कानून बनाए, बल्कि ऐसे आर्टिकल का उल्लंघन होने पे कानून सिर्फ बनाने की शक्ति किसके पास है, हमारे संसद के पास है। दूसरा हो गया मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इस पे कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो देख रहे हैं अब हमारी संसद को ही केवल ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिससे देश में एकरूपता बनी रहे, और वो ये कानून बनाएगा, ना कि विधानमंडल। तो आप लोग बिल्कुल ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा कि इन आर्टिकल पे क्या राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो भी स्टेट लिस्ट से जुड़ी होती हैं सब्जेक्ट, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य विधानमंडल को होता है। तो कभी भी स्टेट लिस्ट या सेंटर लिस्ट की अगर बात आ जाए तो आपको उसमें क्लास मतलब उसको अलग अलग करने आना चाहिए, तब जाके आप क्लियर हो पाएंगे कि किस पे कौन सी सरकार कानून बना सकती है, संसद बना सकती है उस पर कानून, या फिर राज्य विधानमंडल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे प्रवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं किया जाता। ठीक है। मतलब कोई भी कानून हो, संसद उसे जब तक उसको निरसित, संशोधित या परिवर्तित नहीं करती है तब तक वो कानून वैसे ही रहेगी, प्रभावी रहेगी। ठीक है। अब ये उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 जो है संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार जो है राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं। ठीक है। जो कुछ अधिकार है राज्य विधानमंडल के पास होते हैं लेकिन वो कानून उनमें नहीं बना सकता। ठीक है। वो केवल राज्य सूची में आए विषयों पे ही कानून बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो इनमें शामिल हैं, वो राज्य सूची से संबंधित हैं, लेकिन उस पर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, हमारी संसद बनाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। आपको पहले ही बताई थी जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रही थी, आर्टिकल 30 के बाद बोली थी, 31 को, आर्टिकल 31 को बाद में करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 31 जो था संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित था, जिसे निरसित कर दिया गया था। तो अब उसको हम समझेंगे कि आर्टिकल 31 क्या था या फिर संपत्ति का अधिकार क्या था। ठीक है। अगर इसके पहले की स्थिति को देखें तो यह एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार था, और इसका भी उल्लेख भाग 3 में, मतलब भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसका भी उल्लेख मौलिक इसी में था, भाग 3 में था। अनुच्छेद 19(1)(च) एवं अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। ठीक है। और अ, 'ठीक है' इसका वर्णन था।
अनुच्छेद 19(1) जो था प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था। क्या करता था? संपत्ति को अधिग्रहण करने, उनको रखने की एवं निपटाने यानी बेच हो सकते थे उसकी ये गारंटी देता था। जबकि दूसरी तरफ एक जो आर्टिकल 31 था, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक यानी विदेशी भी, गैर नागरिक या फिर नागरिक, ठीक है, को अपनी संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 31 जो था, इसमें व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को ये राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही लिया जाना चाहिए, और दूसरा क्या था, इसका हर्जाना यानी क्षतिपूर्ति इसके मालिक को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये किसमें प्रावधान था? आर्टिकल 31 में था। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। ठीक है, इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे संशोधन भी हुए, जिनमें से पहला मुख्य संशोधन थे पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 44वां, 42वां, और इनके द्वारा क्या किया गया, कुछ आर्टिकल को ऐड किया गया। आर्टिकल 31A, 31B, 31C, अन्य आर्टिकल को जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो आप लोग ये अमेंडमेंट को यानी कि संशोधन को याद रखिएगा। जितने भी संशोधन हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित थे। ठीक है, तो ये अगर कभी भी पूछे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या चौथा या 7वां या 25वां, 44वां, 42वां, इनमें संपत्ति के संशोधन से संबंधित कुछ प्रावधान था या नहीं, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें संपत्ति संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे, और इसमें कुछ आर्टिकल भी जोड़े गए थे समय समय पर, जो कि कौन कौन थे? 31A, 31B और 31C। ठीक है, इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, ये संशोधन, इसके द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया। इन दोनों को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार जो होता है उस शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसको आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। ठीक है, और किसमें? भाग 12 में। ठीक है, किसमें जोड़ा गया? संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300A को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया आर्टिकल 300A में कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है आर्टिकल 300A के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का जो अधिकार है अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी अब हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये मूल ढांचे का भी अब हिस्सा नहीं रहा। अब आर्टिकल 300 ये क्या कहता है इसको मैं बता दी हूँ, लेकिन फिर से एक बार पढ़कर सुना दे रही हूँ। किसी व्यक्ति को कानून के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और इसको अब क्या माना जाता है? एक विधिक अधिकार माना जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह ही है, जैसा कि मूल अधिकारों से अलग। ठीक है, निम्नलिखित तरीकों से ये लागू होता है। पहला क्या है कि इसे बिना संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। संसद के साधारण कानून यानी सामान्य कानून, ना कि विशेष कानून के तहत। ठीक है, यह जो होती है कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ रक्षा नहीं करता। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 300A, ये जो कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, ना कि विधायिक कार्रवाई। विधायिक कार्रवाई कहने का मतलब ये है कि जब संसद कोई कानून बना दे। ठीक है,
अब उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति जो है आर्टिकल 32 के तहत ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो केवल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएगा। मैं पहले ही बता दी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्या अंतर है। आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पे जो व्यक्ति है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ संवैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकारों के तहत कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। अब अगला है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, राज्य द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें शब्द है इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया है। भाग 3 में अभी व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर जाने का अधिकार होगा। ठीक है, इन 2 मामलों में भुगतान करना अनिवार्य होगा, और वो 2 मामले कौन से हैं? अगर राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसको हर्जाना देगा, और दूसरा, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर है, यानी आर्टिकल 31 क में आता है, तो भी इसको राज्य को अपना हर्जाना देना होगा। ठीक है, पहली व्यवस्था यानी कि अल्पसंख्यकों को जो हर्जाना देने की व्यवस्था है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जबकि किसान की भूमि जिस पर वह स्वयं खेती करता हो उसके लिए जो हर्जाना देने की व्यवस्था है उसको 17वें संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा जोड़ा गया। इन दोनों के लिए राज्य को हर्जाना देना कंपल्सरी हो जाता है, यानी अनिवार्य हो जाता है, वो देगा ही हर्जाना। ठीक है, अब मूल अधिकारों के कुछ अपवाद भी रहे हैं, तो आइए उनको देखते हैं। जैसे संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, कि इन्हें अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण, और आर्टिकल 19 यानी कि वाक स्वातंत्र्य, सम्मेलन, संचरण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 31A की बात कर रहे हैं कि इनको कुछ आधारों पे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे। अब ये कौन सी श्रेणियां हैं? पहला है राज्य द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण करने पे, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व लेने पे, या निगमों का समामेलन मतलब सम्मिश्रण, या फिर निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति करने पे, या फिर खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति करने पे। राज्य अगर ऐसा कार्य करता है तो उन्हें आर्टिकल 14 या फिर 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। ठीक है, उन्मुक्ति इसको प्राप्त नहीं है जब तक वो राज्य के राष्ट्रपति के विचारार्थ है। ठीक है, विचारार्थ में अगर है तो उसको चुनौती दी जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह अनुच्छेद जो इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा होगा, बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। ठीक है, समझ गए इतना? अब न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्तता देखते हैं। आर्टिकल 31 के अंतर्गत आने वाली विधियां आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ख जो होता है यानी कि 31B 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के 31B का क्षेत्र जो है 31A से ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के भी अंतर्गत हो या ना हो। ठीक है, यद्यपि जो है IR कोहेल्लो केस में आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल जो 31B है उसकी 9वीं अनुसूची जो है इसको कब जोड़ा गया?
9वीं अनुसूची को पहली संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करना और फंडामेंटल राइट्स की न्यायिक चुनौती से सुरक्षा करना, मतलब उसको न्यायिक चुनौती ना दी जाए। इसमें प्रारंभ में 13 अधिनियम थे, बाद में जाके 280 से अधिक अधिनियम इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है। अब एक केस आया IR कोहेल्लो केस, जो कि इसमें कोहेल्लो केस, इसमें क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखें इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है। क्या कहा IR कोहेल्लो केस में कि किसी 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची जो है, अनुसूची में जितनी भी विधियां शामिल हैं वो न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त नहीं है, यानी उनको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब 9वीं अनुसूची में शामिल विधियां भी यदि निम्न का उल्लंघन करें तो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। ठीक है। क्या कौन कौन सी विधियों का, आर्टिकल 14, 15, 19, 21। ठीक है। और मूल संरचना यानी कि मौलिक ढांचे सिद्धांत का अगर उल्लंघन करती है 9वीं अनुसूची तो उसको न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। ठीक है। फिर 25वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1971 में और आर्टिकल 31 में संशोधन कर दिया गया। ठीक है। इसको इसलिए संशोधित किया गया था क्योंकि आर्टिकल 39B व 39C को लागू करने हेतु किया गया था और कुछ विधियों को आर्टिकल 14 व आर्टिकल 19 से छूट दे दी गई थी। आर्टिकल 39B और 39C जो है हमारे DPSP यानी कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि मैं इसको फंडामेंटल राइट के जो चैप्टर के शुरुआत में ही आर्टिकल 39B और 39C को बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 39B जो है यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि उनका जो उपयोग है सामूहिक हित में किया जा सके। मतलब यह है कि ज़मीन, जल, जंगल, खनिज, इंडस्ट्री जैसे रिसोर्स कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए। और आर्टिकल 39C कहता है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ना होकर ये वर्गों के हाथ में ना हो, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़े, मतलब सब में इक्वल बटा रहे। ठीक है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब ना होता जाए, इसलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रोकने के लिए आर्टिकल 39C को लाया गया था। ठीक है। अब देखते हैं हम मौलिक अधिकारों की कुछ आधारों पे आलोचना की गई है, तो उसको हम देखते हैं। मौलिक आधारों की आलोचना में पहले हम देखेंगे व्यापक सीमाएं इसमें आती हैं। ठीक है। M लक्ष्मीकांत की बुक में बताया गया व्यापक सीमाएं पहले आलोचना में, जिसमें कहा गया है कि ये असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। इस तरह आलोचकों ने इस बात को उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए, मूल अधिकार की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। कौन बोल रहे हैं? जसपत राय कपूर। ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि मूल अधिकारों की सीमाएं, मूल अधिकारों की सीमाएं, ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लोग याद रखिएगा। यह मूल अधिकार एवं उनमें निहित सीमाएं, मूल अधिकार और उनमें निहित सीमाएं। ठीक है। दूसरा हमारा आलोचना है कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है। यह सूची व्यापक नहीं है, इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त है। समाजवादी संविधानों जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। तीसरी आलोचना में देखने को मिलता है अस्पष्टता का अभाव, अर्थात
इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियाँ एक शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यात नहीं हैं। इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आदमी के समझने के लिए काफ़ी जटिल है, और ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इस संबंध में सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? भारतीय संविधान को इन्होंने क्या कहा है? वकीलों के लिए स्वर्ग, वकीलों के लिए स्वर्ग। ठीक है, ताकि अगर किसी को क्लियर ना हो अपने मौलिक अधिकार तो वो वकील के ही चक्कर में फंसा रहे। इसमें अगली आलोचना में कहा गया है अस्थायित्व का इसमें अभाव है। ये जो है अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसे कि संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। यह संसद में बहुमत वाले राजनीतिज्ञों का एक हथियार है। राज्य क्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने के संसद के अधिकार की सीमाएं निहित हैं। तीसरा, और आगे देखते हैं हम, आपातकाल के दौरान इनको स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन केवल अनुच्छेद 20 और 21 के इन अधिकारों इनको छोड़कर इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है। ठीक है, फिर है महंगा उपचार। महंगा उपचार कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल व कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। ठीक है, फिर है निवारक निरोध, अर्थात आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मुख्य भावना से दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदत्त करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। ठीक है, अब अगला है प्रतिमान दर्शन नहीं, अर्थात कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो मूल अधिकारों का कुछ महत्व भी है इतनी आलोचनाओं के बाद भी, जैसे कि हमारे मूल अधिकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। ये जो है देश के विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं और सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, और ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला भी रखते हैं। इसके साथ ही साथ ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने में भी सुनिश्चित करते हैं और लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जो भाग 3 के बाहर के अधिकार हैं। तो भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार भी कहा जाता है, या फिर गैर मूल अधिकार भी इनको कहा जाता है। पहला हो गया हमारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाना। ये किसमें है? आर्टिकल 12 में भाग 12 में आर्टिकल 265 में इसका जिक्र है। क्या कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, किसी विधि के बिना किसी कर को अधिरोपित, यानी ना किसी कर को लगाया जाएगा ना किसी कर को लिया जाएगा। उसके बाद भाग 13 में आर्टिकल 300A जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसमें कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना सब व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर हमारा आता है भाग 13 में आर्टिकल 301 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। ये हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 का भी भाग है, लेकिन इसको आर्टिकल 301 में भी शामिल किया गया है। और ये जो अधिकार हैं ये सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार या फिर गैर मूल अधिकार हैं। यद्यपि उपरोक्त जो भी अधिकार हैं समान रूप से न्यायोचित है, पर ये अधिकार मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, परंतु इन अधिकारों के हनन होने पर डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसको आर्टिकल 226 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय में ही जाना होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत के लास्ट पेज पे कुछ आर्टिकल दे रखा है मौलिक अधिकारों से संबंधित, आप उसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है
आर्टिकल 13 में कानून जो मूल अधिकारों की प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है उसको बताया गया है। आगे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब से संबंधित आर्टिकल की जिक्र की गई है। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ब्रीफली यहाँ पे समझाया गया है। आप लोग एक नज़र यहाँ पे देख लीजिएगा ताकि आर्टिकल याद रहे, ठीक है। बाकी सारे आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर ही दी हूँ, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ कानूनों की सुरक्षा, क्योंकि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की हूँ, आर्टिकल 31 ABCD, ठीक है, लेकिन मैं इनका जिक्र ज़रूर की हूँ अपने लेक्चर में। तो इन सभी आर्टिकल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और याद रखिएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर अब समाप्त हो चुका है और अगली क्लास में हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी चैप्टर को, ठीक है। तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसका PDF अपलोड कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।